नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डेली करंट अफेयर में 12 मार्च 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज की सीरीज में। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, फ्रीडम्स अमृत महोत्सव बिगिंस फ्रॉम साबरमती आश्रम, PM मोदी विल शो द ग्रीन फ्लैग ऑन फ्रीडम मार्च। दोस्तों, आज से स्टार्ट हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी। तो स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि वह दिखा चुके हैं, चूंकि यह कल की खबर है। साथ ही PM मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित अनेक सांस्कृतिक डिजिटल कार्यक्रमों का भी इनॉग्रेशन करेंगे। साथ में साबरमती आश्रम में उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तो भारत के गौरवशाली इतिहास में 12 मार्च का एक विशेष दिन है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं द डे इन हिस्ट्री में। चूंकि 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो यानी 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, कर नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो इस तरह से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो कल साबरमती यानी आज 12 मार्च से साबरमती आश्रम से शुरुआत होगी, और यह आश्रम एक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और अहमदाबाद से दांडी जाएगी, और इस पद यात्रा में समाज के सभी वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे। यानी प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, और लगभग 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में यानी 5 अप्रैल को समाप्त होगी। दांडी के रास्ते विभिन्न समूहों के लोग पद यात्रा में शामिल होंगे, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पद यात्रा के पहले चरण का वह नेतृत्व करेंगे। तो इस तरह से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है, और जिसमें कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, और आज़ादी के 75 वर्ष पर आधारित फिल्म, वेबसाइट, गायन, आत्मनिर्भर चरखा और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर शामिल होंगे। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसी की आज़ादी के 75 वर्ष नेक्स्ट ईयर पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है 75 हफ्ते पहले। यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आएगा खबर, एग्रीमेंट बिटवीन IIT दिल्ली एंड हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूशलम। दोस्तों, ये द हिब्रू यूनिवर्सिटी कहाँ? हिब्रू वहाँ की भाषा भी है। इजराइल बहुत ही विकसित देश है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और द हिब्रू विश्वविद्यालय जेरूशलम इजराइल अब इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा यानी एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए एक साथ काम करेंगे, और इसके लिए दोनों शैक्षणिक संस्थानों के बीच यह एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद दोनों इंस्टीट्यूशन अपने अपने छात्रों को एक दूसरे के इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। इससे छात्रों को दो संस्थानों के एजुकेशन या कह सकते हैं इसका जो शिक्षा उद्यमशीलता के वातावरण से लाभ लेने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, दोनों संस्थानों के बीच हुए करार को लेकर HUJI के वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल अफेयर प्रोफेसर ओरोन सग्रीर ने कहा है कि यह करार भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक के साथ संयुक्त अनुसंधान और छात्रों के विचारों के आदान प्रदान के अवसरों को लाएगा। तो इस तरह से भारतीय जो IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव ने भी कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत जोर देते हैं। तो यह पॉइंट याद रखना कि किस देश के साथ या भारत की किस इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अब बढ़ते हैं, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, एयरफोर्स टू डिप्लॉय सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एट हाशिमारा एयरबेस बंगाल। दोस्तों, भारतीय नौसेना अप्रैल के मध्य में राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन
यानी दस्ते की तैनाती के लिए तैयार है। और यह स्क्वाड्रन कहां पर स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायुसेना अड्डे पर मुस्तैद रहेगा। तो राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात है, तो दूसरा कहां हो रहा है? हाशीमारा। सीधे सीधे याद रखना। और विमान की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आई थी। हालांकि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2015 में ही एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों, पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में हुए कार्यक्रम में राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया। 3 विमानों की दूसरी खेप 3 नवंबर को भारत आई थी, जबकि 3 और विमानों की तीसरी खेप 27 जनवरी को यहां पहुंची थी। और मध्य में हाशीमारा में अगले मुख्य संचालन अड्डे पर मुस्तैद किया जाएगा राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को। और भारत को अगले कुछ महीनों में फ्रांस से और विमान मिलने की उम्मीद है। और याद रखना, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं, इसलिए अब दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा था। ये ध्यान रखें, कहाँ? हाशीमारा में। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। इंडिया जापान विल सेंड चंद्रयान इन 2024 टुगेदर। यानी भारत और जापान की एरोस्पेस एजेंसी दोनों एक साथ मिलकर 2024 में दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। किसके? चंद्रमा के। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जाक्सा कहते हैं, एक साथ मिलकर 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। इसके लिए दोनों देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय खोज अभियान लूपेक्स को लेकर जारी इस साझेदारी की समीक्षा की है। भारत और जापान के संयुक्त मिशन मून की योजना को, जो मिशन मून था, 2017 में ही सार्वजनिक किया गया था, पब्लिक कर दिया गया था। और यदि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग हो जाती तो इससे संयुक्त परियोजना को आगे बढ़ाने में और मदद मिलती। लेकिन इसरो के सूत्रों का कहना है कि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसरो व जाक्सा के वैज्ञानिक इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। और अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवन है, इनका नाम याद रखिएगा। और जाक्सा के अध्यक्ष हिरोशी यामाकावा ने ऑनलाइन हुई द्विपक्षीय बैठक में अपने अपने प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट बाइडेन सेड कोरोना वैक्सीन विल बी गिवन टू ऑल एडल्ट्स इन अमेरिका बाई 1 मई। अमेरिका के 46वें जो राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने घोषणा की है कि 1 मई तक सभी युवाओं को कोरोना वैक्सीन दे दी जाएगी। तो कोविड राहत पैकेज पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में सभी वयस्कों को 1 मई तक वैक्सीन दे दी जाएगी। और दोस्तों, इस राहत पैकेज के लिए वहां पर अधिनियम लाया गया और जनता से पूछा गया, जिस पर सबकी अनुमति मिली, सीनेट में पारित हुआ और जोसेफ बाइडेन ने आज ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो बाइडेन ने 19 खरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज पर हस्ताक्षर किए। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के जोसेफ बाइडेन प्रशासन के महत्वपूर्ण कोरोना राहत बिल को संसद ने पारित कर दिया था। तो 19 ट्रिलियन डॉलर यानी 140 लाख करोड़ रुपए के इस बिल के पारित होने के बाद अमेरिका की जनता को कोरोना महामारी से मदद का रास्ता साफ हो गया है। और दोस्तों, जोसेफ बाइडेन प्रशासन अधिकांश अमेरिकी को $1400 की मदद देगा, यानी लगभग 1 लाख रुपए। साथ ही हर बेरोजगार को $300 हर सप्ताह भत्ता दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं। लावा स्मोक स्केप्स ड्यू टू इरप्शन ऑफ सिनाबंग वोल्केनो इन इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया के सुमात्रा यानी उत्तरी सुमात्रा प्रांत के माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक धुआं और लावा निकलने लगा, जिससे 3 किलोमीटर के दायरे में धुंध छा गया और लोगों को ज्वालामुखी क्रेटर के मुहाने से 5 किलोमीटर दूर रहने को कहा। तो जैसे ये छोटा मुंह जो होता है ज्वालामुखी का मुख, इसको क्रेटर कहा जाता है। और जब ब्लास्ट होता है, भयंकर विस्फोट होता है, तो बड़ा रूप ले लेता है। तो इसी
उसी को काल्डेरा कहा जाता है, याद रखना। तो इस तरह से पिछले साल ही 2600 मीटर ऊंचे इस पर्वत में ज्वालामुखी सुलग रहा था। पिछले महीने 5000 मीटर की ऊंचाई तक राख निकला था और आसपास धुआं छा गया था। और ज्वालामुखी के सक्रिय होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में सिनाबंग के आसपास के करीब 30,000 लोगों को दूसरे स्थानों पर पनाह लेनी पड़ी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मानचित्र देख लीजिए। सुमात्रा द्वीप है, तो उत्तरी सुमात्रा, यहीं पर वह सिनाबंग है। ये देख रहे हैं ना, माउंट सिनाबंग, मीडन है ना ये, तो यहीं पर माउंट सिनाबंग है और यहीं पर ज्वालामुखी क्रिया हुई। और दोस्तों यहीं पर देखिए ना, लेक टोबा है। यह विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। याद रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट काल्डेरा या वॉल्केनिक इरप्शन से निर्मित झील जो है टोबा लेक है। यहीं पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है। इसके ऊपर आप जाएंगे बांदा अचे प्रांत, यहीं पर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जो आया था, यही एपिसेंटर था। और दोस्तों इससे नीचे जाएंगे, देख रहे हैं ना, ये सुंडा स्ट्रेट है, तो जावा और सुमात्रा को अलग करता है। और भी इसे द्वीपों का देश कहा ही जाता है। 14,000 से अधिक द्वीप यहाँ पर हैं और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है इंडोनेशिया। याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है समाचारों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी डेथ। दोस्तों ब्रह्म कुमारी आश्रम की मुखिया राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का गुरुवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने इस पर शोक जताया है और 93 वर्ष की वह थीं। तो एक साल पहले दादी जानकी के निधन के बाद दादी हृदय मोहिनी को मुखिया नियुक्त किया गया था। दोस्तों मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और ये भी ध्यान रखना कि 140 देशों में फैले ब्रह्म कुमारी के अनुयायी इससे दुखी हैं, यानी 140 देशों में। और इन्हें जो है 13 मार्च को माउंट आबू, कहाँ है माउंट आबू, यह राजस्थान में है। वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। तो माउंट आबू जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है और वहीं पर यह जो है सिरोही जिले में राजस्थान के स्थित है। तो ज्ञान सरोवर अकादमी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी संस्थान भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और माउंट आबू चोटी भी है। तो याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। Moody's said Indian economy will not reach pre-COVID-19 levels before 2022। यानी मूडीज ने जारी वैश्विक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की वजह से कर्ज बांटने में गिरावट आई है, जो भले ही कम समय तक रहेगी लेकिन आर्थिक गतिविधियों की गति पर ब्रेक लगा देगी। और दोस्तों जो है ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियां महामारी पूर्व तक 2022 से पहले नहीं पहुंच पाएंगी। तो मूडीज के अनुसार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। बॉन्ड डिफॉल्ट की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है और यह कर्ज बांटने की रफ्तार पर भी असर डालेगा। और लॉकडाउन में से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों पर भी अभी जोखिम बना रहेगा। तो इसके दबाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन आने से 2021 के अंत तक इस महामारी का असर बेहद कम हो जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन का प्रसार होगा अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता चला जाएगा। तो मोदी ने कहा है कि वायरस का प्रकोप कम होने से सरकारें आर्थिक गतिविधियों और लॉकडाउन में ज्यादा ढील दे सकेंगी, जिससे 2022 की शुरुआत से ही सुधार की गति बढ़ जाएगी। हालांकि वायरस का नया रूप अभी भी बड़ा खतरा बन सकता है, जिसकी वजह से कई देशों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ जीडीपी के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। इससे दुनिया भर के कर्ज डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता जा रहा है। 2020 के आखिरी तक वैश्विक कर्ज 2001 खरब डॉलर पहुंच चुका है, जो जीडीपी का 267% है। यह भी ध्यान रखना दोस्तों। और इस तरह से S&P ने भी 2021-22 तक इसके 258% आने की संभावना जताई है, जबकि 22-23 में 255% तक आ सकता है। तो यह जो है आंकड़े हैं महत्वपूर्ण। मूडीज क्या है इसके बारे में जान लीजिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, यह जो है मूडीज कॉरपोरेशन का बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय है। यह मूडीज के व्यापार की पारंपरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज की इन्वेस्टर सर्विस वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के लिए भी जानकारी प्रदान करती है। और मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच ग्रुप
दुनिया भर की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, एप्पल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ आईफोन 12 इन इंडिया। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल भारत में आईफोन 12 मॉडल का असेंबली शुरू कर रही है। इस कदम से कंपनी को देश में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। एप्पल ने भारत में अपने कुछ आईफोन उत्पादन को लेकर फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसे तीसरे पक्ष विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ भी किया है। इसमें आईफोन एसई, आईफोन 10R, आईफोन 11 शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने आपूर्तिकर्ता भागीदार का नाम नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फॉक्सकॉन भारत में आईफोन 12 बनाएगी। एप्पल ने 2017 में आईफोन एसई के साथ भारत में आईफोन का विनिर्माण शुरू किया था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत को मोबाइल और कलपुर्जों के विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के प्रयास का सकारात्मक परिणाम आ रहा है। और दोस्तों, यह एप्पल कंपनी, याद रखना, इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी और इसको जो है निगमित किया गया था 1977 में। तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सेवा उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। और एप्पल का मुख्यालय क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में है, जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। एप्पल, अमेजन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट साथ प्रौद्योगिकी के बिग 5 में से एक माना जाता है। और इसके जो कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब, स्टीव वेजनियक एंड रोनाल्ड वेन ने किया था। यह भी फैक्ट याद रखना। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम व्यास सम्मान की बात करेंगे। तो याद हो तो के बिरला फाउंडेशन में हमने चर्चा की थी सरस्वती सम्मान की, जो कि सबसे ऊपर था। दूसरे नंबर पर व्यास सम्मान। तो सरस्वती सम्मान क्या है कि सभी संवैधानिक भाषाओं में से किसी भी भाषा के कवि या लेखक को दिया जा सकता है, लेकिन व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी क्षेत्र यानी हिंदी साहित्य के विकास के जो है लेखकों या कवियों को दिया जाता है। तो व्यास सम्मान भी 1991 में ही ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है और 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने इसे प्रारंभ किया था। हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र होती है। 10 वर्षों में प्रकाशित कृति पर लेखक को यह दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में आलोचक रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। और दोस्तों, लास्ट में 2019, अभी इसके बाद 2020 का अभी घोषणा होने वाली है, तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 29वां व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। मिथाली राज क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते काफी महीनों से महिला क्रिकेट बंद पड़ा हुआ था, जिसके चलते हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घरेलू सरजमी पर महिला टीम इंडिया और महिला साउथ अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम, जिसे इकाना स्टेडियम भी कहते हैं, ध्यान रखना, तो जिसमें टीम इंडिया की अनुभवी बल्लेबाज मिथाली राज ने ऐसा कारनामा अपने नाम किया जो भारतीय महिला क्रिकेट में आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर सकी हैं। तो महिला टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए पूर्व कप्तान मिताली राज ने 50 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, जिस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट मिलाकर 10,000 रन पूरे कर लिए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली वह भारत की पहली महिला खिलाड़ी, जबकि विश्व की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने यह कारनामा जहां 311 मैचों में अपने नाम किया, वहीं इससे पहले 309 मैचों में इंग्लैंड की चार्ले एडवर्ड्स ने 10,273 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर अपने नाम किया। इस तरह महिला वर्ल्ड क्रिकेट में चार्ले पहले, जबकि मिताली अब दूसरे स्थान पर, यह भी ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। वर्ल्ड किडनी डे 11 मार्च को मनाया जाता है। यह मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया भर में इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने मिलकर 66 देशों में शुरू किया था। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य है कि दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामलों को रोकना है। इसके लिए विश्व किडनी दिवस पर कई प्रकार के जागरूकता अभियान का आगाज किया जाता है, जिससे लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किडनी की बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। ये देख रहे हैं ना, किडनी दोनों तरफ होती
होती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो है कह सकते हैं हमारे शरीर के एक विशेष अंग के रूप में है। इसके बिना शरीर कह सकते हैं कि कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसलिए इस पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे उड़ीसा की। तटीय राज्य है उड़ीसा, तट पर स्थित एक राज्य है। और किस तट पर है? पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जनसंख्या 4,19,74,218, वो भी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। घनत्व जो है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 270 है। क्षेत्रफल 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। जिलों की संख्या 30 है। राजभाषा उड़िया है। 26 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। राज्यपाल गणेशी लाल हैं और नवीन पटनायक यहाँ बीजू जनता दल की सरकार है। और दोस्तों विधानमंडल यहाँ एक सदनीय है। 147 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 10, लोकसभा की 20, 20-10-30 ऐसे याद रखना। उच्च न्यायालय कटक है और यहीं पर दोस्तों यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। और यहीं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। लिंगानुपात 979/1000 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 941/1000 है और साक्षरता लिटरेसी रेट 72.9 है। और राजकीय पुष्प बुरांश है और राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल है। राजकीय पशु सांभर है और राजकीय वृक्ष क्लस्टर फिग जिसे गूलर कहते हैं वो है। और दोस्तों थोड़ा सा मानचित्र में आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में तो यह तटीय है। यहीं पर याद रखना दोस्तों पारादीप बंदरगाह भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है। महानदी बहती है, ये देख रहे हैं ना, महानदी बह रही है। इसी पर हीराकुंड बांध बना गया है। हीराकुंड डैम किस पर है? यही उड़ीसा में ही है, याद रखना। और महानदी पर स्थित है, महानदी पर। और दोस्तों यहाँ पर ढेर सारा खनिज। और यहीं पर जो है चिल्का लेक है। यह एक लेगून झील है, याद रखना, जिसे ब्लैक वॉश वाटर कहते हैं। दोस्तों ऑलिव रिडले जो है कह सकते हैं कि कछुओं के लिए यहाँ पर गाहिर माथा है, याद रखिएगा। और भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहीं है। नंदन कानन चिड़ियाघर यहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और दोस्तों यहाँ पर यह देख सकते हैं कोरापुट बोलनगिरी और KBK कोरापुट बोलनगिरी और कालाहांडी। यह क्षेत्र काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन यह खनिजों से बहुत समृद्ध है। खासकर जो है यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज, आयरन और यह बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सभी प्रकार के खनिज उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। यह झारखंड देखिए स्पर्श कर रहा है, वेस्ट बंगाल स्पर्श कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी स्पर्श कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी स्पर्श कर रहा है। और दोस्तों यहीं पर पूर्वी घाट की पहले सबसे ऊंची चोटी जो हुआ करती थी महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर ऊंची है। यह इसी गंजम जिले में है स्थित, याद रखना। और दोस्तों अब विशाखापट्टनम हो गई पूर्वी घाट की चोटी, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे अरायोकोंडा के नाम से जाना जाता है। 1680 मीटर ऊंची है। तो इस तरह से यह उड़ीसा है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मुकुंद माधव, वलूरी कमेश, सिद्धांत बादल, सुभाष रानी, सीमा गोगिया, वैष्णवी मते, अजय सिंह, अरुण वी विल्सन, सुकन्या जेना, मोहम्मद हसन, शिवम चौधरी, संजय नेगी, संदीप यादव, सरबरथा बनर्जी, मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, मनु शर्मा, ऋषभ ओझा, पीयूष अवस्थी, अज्ञात, सत्यम चौधरी, ओम प्रकाश, ब्रोकेन, दुर्गा नवीन कुमपातला, खुशबू गुप्ता, विवेक यादव, राजेश कुमार, मधु आशुतोष, प्रियंका गौतम, अनु, इतने लोगों ने कमेंट और आंसर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। अब आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, अमृत महोत्सव डेडिकेटेड टू 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ इंडिया? नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल जेरूसलम हैज साइन एज एग्रीमेंट विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट? IIT दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIT मद्रास या बनारस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन नेवी प्रिपेयरिंग टू डिप्लॉय द सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट? जालंधर पंजाब, बमरौली उत्तर प्रदेश,
हाशिमारा पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर विल बी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी टुगेदर सेंड द स्पेसक्राफ्ट टू द साउथ पोल ऑफ द मून। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा एक साथ मिलकर किस वर्ष चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे? तो यह 2022 होगा, 2023, 2024 या 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी ट्रिलियन डॉलर पैकेज हैज बीन गिवन बाय यूएस ऑन कोविड रिलीफ। हाल ही में अमेरिका ने कोविड राहत पर कितने खरब डॉलर का पैकेज दिया है? 15 खरब डॉलर, 17 खरब डॉलर, 19 खरब डॉलर या 21 खरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ है? जावा द्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो या बाली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल किस देश की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी है? चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका या जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली या अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च, 10 मार्च, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च या 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।